इकोसिस्टम एनालिसिस के लिए किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, और रिमोट सेंसिंग जीआईएस हमें विभिन्न इकोसिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए किस तरह से मदद कर सकता है। अगर हम देखें तो दो वर्ड आते हैं, एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अगर देखें तो पारिस्थितिकी का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का मतलब है कि हमारा जीव, हम हों या अन्य जीव हों, पौधे या जानवर, और उसके सराउंडिंग्स में वायुमंडल है और टोपोग्राफी है, वनस्पति है, मिट्टी है, और आपका जो है ओशन, ये सब मिल करके किस तरह से हमारे जो है जीव को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी समय टेम्परेचर राइज होने से बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे कि हमारे तापमान के बढ़ने से, वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से कृषि के ऊपर, वनस्पति फॉरेस्ट के ऊपर और के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा, मिट्टी में भी काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं, उसका जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सारी सिस्टम जो है, क्योंकि हम एक क्रॉप को या सॉइल को अलग से नहीं देख सकते, अलग से एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका सबके साथ उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी और वो पूरे जो इंटीग्रेटेड है सारा रूप में, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इनका आपस में काफ़ी समावेश है, वो एक दूसरे के ऊपर आधारित भी हैं। और अगर उनमें से एक कंपोनेंट को हम एक कंपोनेंट को चेंज करते हैं या एक कंपोनेंट में कोई प्रभाव आता है, तो दूसरा कंपोनेंट भी प्रभावित होता है। इसलिए इनको एक टोटलिटी में, ये पूरा एक सिस्टम को देखने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो इकोसिस्टम या में क्या क्या मुख्य भाग हैं, तो आप देखें तो भूमि, जिसको लैंड कहते हैं, लैंड के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। क्योंकि लैंड में एक तो आप प्रत्यक्ष रूप में आपको मिट्टी दिखाई देती है, पानी, भूजल, वनस्पति मतलब फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन, फसलें, और जियोलॉजी और तलरूप मतलब टोपोग्राफी। तो ये टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें मिल करके लैंड के डिफरेंट कंपोनेंट हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी अगर हम किसी चीज़ का अत्यधिक दोहन करते हैं तो दूसरी चीज़ को भी उसको वो प्रभावित करता है। इस तरह से हमको पर्यावरण के सभी घटकों को समावेशी रूप से देखने की आवश्यकता है। और हम वायुमंडल, इसके साथ जो ये आपके वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, और वायुमंडल हमारा महासागरों में जो परिवर्तन होता है टेम्परेचर राइज होने की, वो भी हमारे जो है वर्षा को प्रभावित करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ देखने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो बेसिकली हम इस व्याख्यान में दो बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कहते हैं। यह एक बहुत डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स प्रणाली है, गतिशील और जटिल प्रणाली है, जिसमें तापमान, वर्षा क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो फसलें बोई जाती हैं, जो जानवर एनिमल्स रहते हैं, उसके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव और उनका सामंजस्य कैसा है, और फसल का विकास कैसे हो रहा है, इन सब स्थितियों का अध्ययन करते हैं। उसके साथ साथ मिट्टी में पोषक तत्व और वो पौधों की वृद्धि में किस तरह से कारक है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें रिमोट सेंसिंग काफ़ी उपयोगी साधन के रूप में पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में इस्टेब्लिश हुआ है। दूसरा तंत्र हम स्टडी करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम या वन पारिस्थितिकी तंत्र। इस तंत्र में और ऐसे क्षेत्र में, एरिया में, जब आप पेड़ों का या जंगल और उसके साथ उसे मिट्टी, पानी और वायुमंडल, जलवायु को एक साथ आप स्टडी करते हैं, तो पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को सभी लोग को इंटीग्रेटेड रूप में हम जब इसकी इंटीग्रेटेड रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम पर्यावरण या अपने वन संपदा, कृषि संपदा और इनको बचा के रख सकें और इनका संवर्धन
इनका संवर्धन सस्टेनेबल वे में कर सकें, ताकि मानव और पशु और हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं सबके साथ समायोजित होकर के विकास हो सके। अगर आप देखिए हमारी भारतीय कृषि, हम किस तरह से भारतीय कृषि पर आधारित हैं। अगर आप देखिए तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, अभी हम 140 करोड़ या के आसपास पहुंच गए हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र जो है वो 141 मिलियन हेक्टेयर में हमारी खेती होती है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल जो है वो करीब 328 मिलियन हेक्टेयर है। तो आप कह सकते हैं 50% में हम क्षेत्र में एग्रीकल्चर करते हैं। अगर हम ये हमारा है कि लैंड इतना एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन हम कुछ क्षेत्रों में डबल एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब खरीफ और रबी की फसलें लेते हैं। तो अगर रबी और खरीफ फसलों का टोटल जो है एरिया को कैलकुलेट किया जाए तो हम कुल 193 मिलियन हेक्टेयर होता है। और हमारा 2021 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन था 316 मेट्रिक टन। अब आप देखिए कि ये खाद्यान्न की आवश्यकता हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसकी अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है, तो हम अपना कृषि क्षेत्र तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कृषि क्षेत्र को सही तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके संसाधनों के पोटेंशियल को, क्षमता का आकलन करके और उसमें सही क्रॉप और सही समय पर विभिन्न क्रॉप की गतिविधियों को या जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने जो है क्या कहते हैं कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आवश्यकता है कि सतत कृषि के लिए भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हम सभी चीज़ों का अपनी भूमि, चूँकि हम खेती कर रहे हैं और उस खेती की वजह से हमारे भूमि संसाधन भी की क्षमता में भी कमी आती जा रही है। तो कहाँ पर कौन सी क्षमता में कमी आ रही है, उस क्षमता की कमी को हम कैसे पहले तो पहचाने कि वो कहाँ पर क्षमता की कमी आ रही है और किस प्रकार की क्षमता में कमी आ रही है, तो उसको हम उसके लिए हम जो है उचित जो है मेथड द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें भूमि संसाधन और कृषि संसाधन के बारे में समुचित उपयोगी जानकारी रिमोट सेंसिंग से मिलती है। अगर देखें वनस्पति, हमारे देश में कितना फॉरेस्ट है, तो आप देखिए हमारे देश में कुल फॉरेस्ट का जो एरिया है वो करीब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि करीब कह सकते हैं कि 25% के पूरे देश के क्षेत्रफल का 25% एरिया जो है आपका वन क्षेत्र में है। अब वन क्षेत्र हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, तो आप अगर देखें तो वन क्षेत्र में कार्बन के एक तो वन क्षेत्र जितने भी है, जो कि वेजिटेशन है, और अपने फोटोसिंथेसिस के लिए ये CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है और उसका जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपका कहिए कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको फिक्स कर देता है वेजिटेशन के रूप में। तो हम इसको सिंक कहते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है एक सिंक की तरह काम करता है। ये फॉरेस्ट हमारे लिए जल विज्ञान, वर्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वो वर्षा को कंट्रोल करते हैं। पोषक तत्व की साइकिल, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो भी हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक अहम पार्ट है उसके फॉरेस्ट पूरे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के। और तीसरा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये जो सारी बायोडाइवर्सिटी, जंगलों में इतने पशु पक्षी और भी माइक्रो एंड मैक्रो जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, फंगस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, उन सारी विविधता को समेटे हुए है। और ये विविधता जो है आप उसके लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक प्राकृतिक अवस्था प्रदान करता है। और हमारे ये जो जीव जंतु हैं ये प्राकृतिक अवस्था में ही फ्लोरिश होते हैं। एग्रीकल्चर तो आपको एक मैनेज इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारी विविधताएं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वन में ये सारी विविधता मेंटेन ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होती हैं। इसलिए हमको फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचा के रखना है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, या आप कह सकते हैं कि अस्तित्व के लिए आवश्यक है। और ये वन जो है जंगली जानवरों का आवास है, और अगर हम इसे ख़त्म करेंगे या डिप्लीशन होता है या इसकी
अवस्थाओं में या इसमें डिग्रेडेशन होता है तो ये आवास भी उनके लिए, जानवरों के लिए ख़त्म होते हैं। और आप जानते हैं कि ये सभी जंगली जानवर हमारे हमारे हमको कहीं ना कहीं से इकोसिस्टम चेन में ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे का हेल्प करते हैं और इसको बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर देखें रिमोट सेंसिंग डेटा या रिमोट सेंसिंग किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो बेसिकली हम रिमोट सेंसिंग को ये देखते हैं कि ये हमारे जो है जो पृथ्वी का मानचित्र जो है हम मानचित्र के या पिक्चर जो है पृथ्वी का पिक्चर हम सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त करते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में होता क्या है, जो अगर हम देखें, मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैसे काम करता है। अगर देखें तो ये जो है सन एनर्जी जो है सन से जो है सूरज से हमारी एनर्जी जो आती है, विकिरण आता है नीचे, उसमें जो है ये हमारे वेजिटेशन या क्रॉप हैं, जो भी वस्तुएं पृथ्वी पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसको अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ ट्रांसमिट करती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है, जिसको आप प्रतिबिंबित विकिरण कह रहे हैं, ये विकिरण आपको जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तक ऊपर पहुंच जाता है, जो कि ये सैटेलाइट 700 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। और यहाँ पर ये जो है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन विकिरण जो है वो रिकॉर्ड होता है और वहाँ से नीचे जो है आपका जो एंटीना, जो पृथ्वी पर हमने जो एंटीना लगा रखा है, भारत में ये एंटीना आप हैदराबाद में सादनगर में स्थित है, जहाँ पर ये एंटीना रिमोट सेंसिंग डेटा से 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में ये डेटा रिसीव करता है। और ये डेटा आप पृथ्वी का एक तरह से डेटा पिक्चर रिसीव करते हैं डिजिटल फॉर्म में। आप ऐसा जैसा आपको पिक्चर दिखती है ऐसा नहीं होता है, डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और फिर इस डेटा को हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग करते हैं रिमोट सेंसिंग डेटा को लेकर के। और प्रोसेसिंग करके हम जैसे लैंड यूज मैप बना सकते हैं, मृदा सॉइल मैप बना सकते हैं, जियोलॉजी मैप बना सकते हैं और फॉरेस्ट मैप, वाटर रिसोर्स मैप, टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति मैप बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम उन मानचित्रों का अपने जो है संसाधनों के समुचित मैनेजमेंट के लिए, समुचित विकास के लिए हम उस मानचित्र का इन्फॉर्मेशन को हम यूज करते हैं, ताकि अपनी योजनाओं में हम समुचित ढंग से जो है बना सकें और उसका उपयोग कर सकें। मैं आपको ये इसमें एक जो है पृथ्वी का ये जो है देहरादून के क्षेत्र का रिमोट सेंसिंग डेटा पिक्चर दिखाया गया है। अगर देखें तो ये रिमोट सेंसिंग इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, हमको दिखता है कि ये जो है काफ़ी सिनोप्टिक दृश्य दिखाई देता है। पहली बात मतलब विहंगम दृश्य, एक बड़े एरिया का आप देखिए, जो ये लाल रंग दिखाई दे रहा है ये सब आपको फॉरेस्ट है। अब यहाँ भी फॉरेस्ट है, यहाँ भी फॉरेस्ट है, लेकिन आपके लाल रंग में ही काफ़ी अंतर दिख रहा है। इसका मतलब कि फॉरेस्ट का टाइप या फॉरेस्ट की कंडीशन में अंतर है। और हमको यहाँ पर नदी भी दिख रही है, यहाँ भी नदी दिख रही है और डिफरेंट फीचर्स दिया है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हमको अपने क्षेत्र का एक सिनोप्टिक कवरेज दिखाई देता है, एक परिदृश्य दिखाई देता है और इसके द्वारा हम बार बार कवरेज कर सकते हैं। मतलब बार बार सैटेलाइट से हम पिक्चर ले सकते हैं, वीकली लेते हैं, मतलब साप्ताहिक, मंथली लेते हैं और हम कई बार डेटा साल भर में प्राप्त कर लेते हैं। और इस डेटा का उपयोग करके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इससे पूर्वानुमान कर सकते हैं कि पहले जो है पहले ही हम क्रॉप की फसल कितनी अच्छी होने वाली है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। फॉरेस्ट किस कंडीशन में है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है जो है उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किस रेट से डिग्रेड हो रही है। तो इसलिए हमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके द्वारा हमें विश्वसनीय व निष्पक्ष जानकारी मिलती है। रिलायबल आपको कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन पिक्चर एक टेक्नोलॉजी ने उसका पिक्चर दिया है, इसमें कोई भी चीज़ मतलब कि गलत नहीं है और इसको आप इंटरप्रिटेशन करके एक सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है आपको संसाधनों के कुशल योजना प्रबंधन के लिए, कुशल योजना बनाने के लिए और उसके प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप देखें तो प्राकृतिक संसाधनों में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिट्टी की, मृदा कैसी है,
फसल कैसी है, वन कैसा है, तो इसका हम समुचित अध्ययन कर सकते हैं। और रिमोट सेंसिंग डेटा इन हाल के वर्षों में इसने इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है कि इसके द्वारा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट कर रहे हैं, और उससे हम गांव के स्तर पर, जिला स्तर पर, और आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन कम पैसे में, कम खर्च में और समुचित इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसका जो है क्षेत्रफल का वितरण किस तरह से है, कि कितना एरिया किस क्षेत्र, कितना एरिया किस क्रॉप में है, या किस फॉरेस्ट, किस तरह का फॉरेस्ट कहाँ पर है, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और लगातार हम अपने रिसोर्सेज की निगरानी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिसोर्सेज की जानकारी होना और उस रिसोर्स की क्षमता का असेसमेंट करना, और फिर उसके बाद उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग करना। ये अगर तीनों आप काम कर लेते हैं तो आप रिसोर्स के लिए अपने जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन को आप जो है अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फसल पारिस्थितिकी में, क्रॉप इकोसिस्टम में हम किस तरह के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कृषि फसल में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के क्रॉपिंग सिस्टम उपयोग किए जाते हैं फार्मर्स द्वारा। रबी में कोई फसल बोई जाती है, खरीफ में कोई और फसल बोई जाती है, हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे चावल गेहूं का सिस्टम है, गन्ना गेहूं का सिस्टम है, चावल कहीं कहीं केवल चावल, दोनों सीजन में चावल ही लेते हैं, मतलब राइस लेते हैं, कहीं पर एक सीजन में खरीफ में मक्का लेते हैं और रबी में गेहूं लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत विभिन्नताओं का देश है और हर राज्यों में अलग अलग तरह का क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है। लेकिन वो क्रॉपिंग सिस्टम वहाँ पर जो है वो वहाँ की जो रिसोर्स के हिसाब से, पानी के हिसाब से और वहाँ पर न्यूट्रिएंट के हिसाब से वो क्रॉपिंग सिस्टम हमारा इतने सालों से वही फसलें ली जा रही हैं। लेकिन क्या हम देखना चाहते हैं कि उन फसलों से हमारे जो है मृदा में कोई कमी तो नहीं आ रही है, या अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या वर्षा का वितरण चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्रॉप्स को हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है, या वो क्रॉप आगे जो है प्रोडक्शन देगी कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जो है रिमोट सेंसिंग से अध्ययन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सबसे जो है आज सब पूरे दुनिया में सभी लोग जो है कार्बन जो CO2 है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से चिंतित हैं, क्योंकि CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर जो है वो वातावरण का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि CO2 जो होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है जो सन एनर्जी आ रही होती है उसको जो है वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से जो है हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप देखें कि हमारे फसलों में भी क्या विशेषता है कि हमारी तरह दो तरह की फसलें हैं, C3 साइकिल वाली फसलें हैं, C4 फसलें, दो भाग में हम करते हैं। C4 साइकिल वाली वो फसलें होती हैं जैसे गन्ना है, मक्का है, या मिलेट्स क्रॉप हैं जो आपके ज्वार बाजरा, जिसमें बायोमास ज़्यादा होता है, मतलब कि उनका जो है अगर बायोमास देखें तो उनमें ज़्यादा होता है। ये फसलें CO2 को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा सहायक हैं, तो इसलिए हम इसको C4 फसलें कहते हैं, और इसको कह सकते हैं हमें क्लाइमेट के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। इसीलिए आप देखिए कि अभी जो वर्तमान में सरकार कह रही है हमें मिलेट्स क्रॉप उगाना चाहिए, और मिलेट्स क्रॉप में एक और फ़ायदा है कि उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है और कार्बन का फिक्सेशन ज़्यादा करते हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं। दूसरी यह C3 प्लांट, जैसे आपका राइस है, पैडी और व्हीट है, और ये आपका जो कहते हैं मस्टर्ड है, ये सब जो है आपके C3 प्लांट्स में आते हैं, जिनका बायोमास कम होता है। इनमें जो है ये CO2 उतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से ये प्रणाली कार्य करती है, तो अगर देखें कि अगर मैंने यहाँ दिखाया कि व्हीट की एक क्रॉप है, उसमें एक सेल का जो है हमने सेल का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाया गया है। तो होता क्या है कि इस सेल के अंदर क्या होती है कि सेल की संरचना अलग अलग होती है। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और उसकी जो लिग्निन होता है, सेलुलोज, पानी होता है, उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब इस सेल के अंदर है। जब रेडिएशन जो है सन से आने वाली जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब इस सेल से इंटरेक्ट करती है तो
इसकी जो है रेड रेडिएशन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके वेजिटेशन से। तो एक बड़ा डिफरेंस है कि रेड रेड रेडिएशन जो है लाल रंग की जो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश है वो जो है पौधा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशोषित कर लेता है लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हम अविरक्त जो है विकिरण कहते हैं वो जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, और इसका उपयोग करके ये विरोधाभास है, एक एब्जॉर्ब होता है और एक रिफ्लेक्ट होता है। इस विरोधाभास का हम सफल उपयोग करके वेजिटेशन के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन या बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन एकत्र कर लेते हैं। इसीलिए हम इसमें जो है एक इंडेक्स का भी उपयोग करते हैं जिसका नाम है NDVI, जिसको हमने कहा है कि सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक। और इसमें देखिए NIR रेडिएशन में रिफ्लेक्टेंस कितना हो रहा है और रेड रेडिएशन में रिफ्लेक्टेंस कितना हो रहा है, इसको माइनस किया और इसको प्लस किया, और हम इसके द्वारा हम वेजिटेशन में माइनर बहुत कम जो चेंजेज होते हैं कंडीशन में वो सब हम इससे पता कर सकते हैं। तो NDVI इंडेक्स जो है एक टूल के रूप में यूज किया जाता है। अब होता क्या है, अगर देखें तो अगर हम रिमोट सेंसिंग से किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम स्टडी करते हैं तो रिमोट सेंसिंग में सबसे पहले ये जानना होता है कि जब रेडिएशन आ रहा है सन से तो वो ऑब्जेक्ट में किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो एक वेजिटेशन का दिखाया गया जिसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व भी बोलते हैं, और इसमें देखिए कि ये यहाँ पर देखिए लो रिफ्लेक्टेंस है क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए सेल स्ट्रक्चर की वजह से नियर इंफ्रारेड बैंड जो है में रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखिए यहाँ तक 60% तक पहुँच गया। उसके बाद फिर आगे जो है वो रेडिएशन यहाँ पर 1.4 पर और 1.9 पर एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये 1.4 और 1.9 पर मॉइस्चर की वजह से या वाटर कंटेंट की वजह से एब्जॉर्ब होता है। तो क्या कह सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का उपयोग करके आप जो है क्लोरोफिल कितना प्लांट में क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और क्लोरोफिल कम ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेशन में क्लोरोफिल कंटेंट अलग अलग होता है। तो इसका मतलब आप बहुत तरह के वेजिटेशन को, क्रॉप को, फॉरेस्ट टाइप को मैप कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का उपयोग करके। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम किस तरह से जो है ये रिमोट सेंसिंग का NDVI इवन एक टूल जो हमने आपको बताया वो किस तरह से वनस्पति या फसलों के स्थिति, स्वास्थ्य, विकास के अध्ययन में उपयोगी है। अगर आप देखिए दो इमेज दिखाई गई हैं, एक इंफ्रारेड इमेज और एक रेड इमेज, एक ही जगह की हैं, और आप देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड से आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस हो रहा है इसलिए वाइट कलर दिख रहा है, और यहाँ पर जो ब्लैक दिख रहा है क्योंकि रेड रेडिएशन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और निश्चित रूप से वो क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करता है। जब हमने इसका FCC बनाया तो FCC में सारे वेजिटेशन, ये वेजिटेशन का है जगह, तो यहाँ पर आपको देखिए रेड कलर दिख रहा है, तो सभी वेजिटेशन रेड कलर के दिखते हैं। अब रेड कलर में भी बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देंगे, 15-20 सेट दिखाई देते हैं। अगर उन सेट को हम आप डिफ्रेंशिएट कर सकें तो हम डिफरेंट तरह की वेजिटेशन और वेजिटेशन की कंडीशंस को अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस सेम एरिया का NDVI दिखाया गया है, तो आप देखिए NDVI में कि ये वैल्यू हाई आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये वेजिटेशन है, और इसमें इसकी वैल्यू में भी वेरिएशन है, कोई डार्क रेड है, कोई ऑरेंजिस रेड है, कोई येलो है। तो ये कलर भी हमको बताते हैं कि अलग अलग तरह की वेजिटेशन कंडीशंस है। तो NDVI का इतना अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं वेजिटेशन एंड क्रॉप की स्टडीज़ के लिए। तो इससे हमें क्या मिलता है, हम इससे फसल की डिफरेंट तरह के फसल को पहचान सकते हैं, पोषक तत्व जो फसल में उसकी भी हम गणना कर पाते हैं, बायोमास, कृषि उत्पाद मीन्स कृषि उत्पादन कितना हो रहा है और फसल का कितना उत्पादन होगा उसका भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इवन हम इन सब का उपयोग करके मृदा का सही प्रबंधन कर सकते हैं। अब ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, आप इसमें देखिए कि एक FCC है जो सैटेलाइट इमेज है जिसको हम फॉल्स कलर कंपोजिट कहते हैं, और इसमें देखिए कि जो गन्ने की
गन्ना जो है दो तरह का है उस एरिया में। अगर देखिए तो ये गन्ना रैटून क्रॉप है। रैटून का मतलब होता है कि थोड़ी, मतलब कि गन्ना आप जानते हैं कि हर साल नहीं बोया जाता है, एक साल छोड़ करके बोया जाता है। तो एक साल छोड़ करके मतलब ये पिछले साल का गन्ना बोया नहीं गया है, वो काटने के बाद फिर से गन्ना आ जाता है। तो ये रैटून क्रॉप, उसकी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप देखिए वो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ताज़ा मतलब कि गन्ना लगाया गया है 5-6 महीने पहले, उसकी ग्रोथ कम होती है। तो आप देखिए वो जो है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो और जहाँ कोई फसल नहीं बोई गई है, फैलो लैंड है, तो वो ये दिख रही है आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वेजिटेशन है पॉपुलर का। तो पॉपुलर का वेजिटेशन, पॉपुलर इस तरह का दिखाई देता है सैटेलाइट डेटा में। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिफरेंट क्रॉप, रैटून क्रॉप या फ्रेशली सोन गन्ना, उन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कहाँ फैलो लैंड है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्रॉप का हम मैप कर सकते हैं। इवन वीट अलग दे, अगर इसी समय वीट है तो वीट का भी अलग आपको कलर दिखाई देगा। तो हम सभी क्रॉप को मैप कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉप मैप कर सकते हैं तो हमें फिर क्रॉप यील्ड की, फसल की उपज की जानकारी लेनी है। तो फसल की उपज आप देखिए, हम क्या करते हैं कि विभिन्न फसल की हम डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस होती हैं, और जब वो मैच्योर्ड हो जाता है और जब से ग्रेन फार्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एरिया का हमने क्रॉप कट करके 1 मीटर बाई 1 मीटर या 5 मीटर बाई 5 मीटर, और उस एरिया का हम बायोमास निकाल लेते हैं और उसका यील्ड निकाल लेते हैं। तो हमको एक रेशो मिल जाता है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। तो क्या होता है कि उपज जो है, हम यहाँ इसी एरिया का NDVI इमेज ले लेते हैं, और NDVI इमेज से और उपज के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं उपज और NDVI के बीच में रिलेशन। और अगर हमें वहाँ की भूमि की भी, क्योंकि आप जानते हैं यील्ड जो है NDVI को अफेक्ट जो है भूमि की उर्वरता क्षमता भी करेगी। तो हम भूमि की फर्टिलिटी का भी या इसका मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उसको भी ले लेते हैं। तो उपज और NDVI और भूमि प्रबंधन को मिला करके हम एक इंडेक्स बनाते हैं, और जिसके द्वारा हम बायोमास के साथ जो है रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। और इस तरह से हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल डेवलप करते हैं, सांख्यिकी मॉडल, और उसके द्वारा हम उपज जो है की गणना कर लेते हैं और अपने एरिया का उपज मैप बना सकते हैं। सॉरी। तो उपज की गणना कर सकते हैं आप। इवन फसलों में रोग जो लगता है उसकी भी हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त कर सकते हैं आसानी से और जल्दी और सटीक। आप देखिए, अगर ये आपके फसल में कोई जैसे इसमें रस्ट डिसीज लगी हुई है, तो क्या होगा, डिसीज लगने की वजह से क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा, तो इसका जो है रिफ्लेक्टेंस कम आएगा नॉर्मल क्रॉप से। तो आप देखिए यहाँ पर हेल्दी क्रॉप का रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा आ रहा है और स्ट्रेस क्रॉप का रिफ्लेक्टेंस कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम NDVI इमेज लें तो NDVI यहाँ की वैल्यू कम आएगी, और जहाँ पर हेल्दी प्लांट हैं वहाँ के NDVI इमेज ज़्यादा आएगी। तो हम NDVI सिंपल एक NDVI मैप बना करके हम जो है क्रॉप स्ट्रेस या क्रॉप में जो डिसीज लगी हुई है उस एरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस तरह से हम फसल के रोग की निगरानी और उसकी सटीक फसल सुरक्षा की जा सकती है। आप दूसरा, आप जानते हैं कि आज ड्रॉट का, सूखे का बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है हमारे खेती को। तो हम जानना चाहते हैं कि किस एरिया में सूखे का प्रभाव ज़्यादा है और किन क्षेत्रों में कम है। तो इसके लिए हम जो है रिमोट सेंसिंग में हर हफ्ते जो है हर 15 दिन में हम सेटेलाइट डेटा लेते हैं, और सेटेलाइट डेटा में NDVI इमेज बनाते हैं, और हम देखते हैं कि NDVI में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आप देखिए कि ये अगर जो है फसल जो है आपकी सूख गई पानी की वजह से, तो इसमें क्लोरोफिल कम हो गया, पत्तियां पीली पड़ गई, तो इसका जो है NDVI कम आएगा। और दूसरा होता है कि ये क्रॉप जो होती है जिसमें पानी कम हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इन क्रॉप का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है नॉर्मल क्रॉप की अपेक्षा। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसका मतलब कि अगर हम इसका टेम्परेचर नाप लें तो रिमोट सेंसिंग में थर्मल रिमोट सेंसिंग जो सेंसर होता है उसके द्वारा हम क्रॉप का टेम्परेचर भी ज्ञात कर लेते हैं। और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है जिससे कि हम सॉइल मॉइस्चर भी ज्ञात कर लेते हैं। तो
हम कह सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर और एनडीवीआई क्रॉप ग्रोथ कंडीशन तीनों का इंटीग्रेटेड हम स्टडी करते हैं और उससे हम सूखे का आकलन कर लेते हैं और कितने क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है उसकी हम निगरानी कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा है, उसका उपयोग भी हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग मेनली जो है खरीफ सीजन में किया जाता है, क्योंकि खरीफ में क्या होता है कि आपका क्लाउडी कंडीशन होता है, वर्षा हो रही होती है, तो ऑप्टिकल डेटा हम लोग नहीं ले पाते। तो खरीफ में किस तरह से स्टडी करें, तो खरीफ के लिए हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हैं और भारत का अपना जो है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा अवेलेबल है और उसके द्वारा हम सभी खरीफ फसलों की गणना कर सकते हैं, बायोमास और फसल का मानचित्र कर सकते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। इन सब के लिए भारत सरकार ने एक संस्थान बनाया है, उसका नाम है महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र, जो कि आपको नई दिल्ली में स्थित है। ये जो है समय समय पर भारत के कृषि उत्पादन और सूखा क्षेत्र और सब के बारे में सरकार को अवगत कराते रहते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। रिमोट सेंसिंग से हम सॉइल के बारे में भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं कि मृदा कौन सी टाइप की सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं और उसकी योजना हम बना सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे देश में जो है भूमि का क्षरण भी, मतलब कि डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर देखें तो हमारे देश में कुल 120 मिलियन हेक्टेयर, मैंने कहा 140 बिलियन हेक्टेयर तो हमारा एग्रीकल्चर है, और हम देखें तो देश में 120 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन किससे हो रहा है? जल क्षरण से या वाटर इरोजन से। 70% हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी भूमि है, वो भूमि क्षरण से प्रभावित है। और जो है ये देखिए वायु क्षरण भी हमारे 12% एरिया है और कुछ एरिया में हमारे साल्ट जो है फसल में लैंड में साल्ट भी इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि हम ज़्यादा इरिगेशन करते हैं। तो ये भी हमें जानने की ज़रूरत है किस क्षेत्र में किस तरह का क्षरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है और कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, ताकि हम उसका मैनेजमेंट कर सकें। आप देखिए, अगर हमें मृदा क्षरण का अध्ययन करना है कि कितना मिट्टी बह रही है और कौन सी एरिया में कितना इरोजन हो रहा है, तो आप देखिए कि हमने एक सेक्शन देखिए, तो यहाँ पर देखिए लैंड बहुत कट गई है और ये गली बन गई है बहुत सारी। ये सबसे ज़्यादा मृदा का क्षरण यहाँ हो रहा है, उसके बाद यहाँ हो रहा है, यहाँ भी गली का कटाव दिख रहा है। और इस एरिया में देखिए सरफेस पे से जो ऑर्गेनिक कार्बन है या क्ले है वो सब बह गए हैं और इसलिए आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस हो रहा है। तो ये भी हम जो है मृदा क्षरण का मानचित्र हम रिमोट सेंसिंग डेटा को देख करके भी बना सकते हैं कि कहाँ पर कितनी इंटेंसिटी का लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन हो रहा है। दूसरा है इरोजन जो हमारा होता है वो नमक, मतलब कि सॉइल में साल्ट इकट्ठा हो जाता है और ये जनरली देखा गया है कि जो यहाँ पर सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर इरिगेशन कमांड एरिया है, कैनाल इरिगेशन कमांड या ग्राउंड वाटर इरिगेशन जो हम लोग करते हैं, उस क्षेत्रों में इसकी समस्या ज़्यादा है। देखिए खेत में गर्मी के महीने में इतना ज़्यादा साल्ट सरफेस पर आ जाता है कि सारी जो घास तक मर जाती है और ये रिमोट सेंसिंग डेटा पर आपको इस तरह से दिखाई देता है वाइट कलर का। तो बड़ी आसानी से इसको मैप कर सकते हैं। इवन यहाँ देखिए जिस क्षेत्रों में साल्ट अफेक्टेड की प्रॉब्लम होती, उन्हीं क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ देखिए सरफेस पे पानी जमा है और ये कैसा सैटेलाइट डेटा पर दिखाई देगा वो यहाँ दिखाया गया है। तो हमने जो है ये एक स्टडी करी है जिसमें आपको दिखाया कि 1990 में जो है इस क्षेत्र में जो है मृदा साल्ट अफेक्टेड लैंड का मैप किया गया और 2000 में किया गया। तो आप देखिए कि 90 में इस एरिया में येलो कलर से जो दिखाया गया है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि येलो कलर नहीं दिख रही है। लेकिन 10 साल के बाद देखिए आप यहाँ पर येलो कलर आ गया। इसका मतलब कि 10 साल में ये एरिया भी साल्ट अफेक्टेड हो गया। तो आप रिमोट सेंसिंग डेटा को लेकर के हर 10-10 साल में देख सकते हैं कि हमारे किस क्षेत्र में डिग्रेडेशन हो रहा है, किस एरिया के खेत खराब हो रहे हैं, ताकि आप उस समुचित कार्रवाई कर सकें, समुचित प्लान बना सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमें रिमोट सेंसिंग से मिलता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल इलेवेशन मॉडल और डिजिटल भूभाग मॉडल।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास भारत सरकार ने इसरो ने जो है कार्टोसेट डिजिटल इलेवेशन मॉडल बनाया है। उससे हम अपने क्षेत्र का 3D व्यू बना सकते हैं और 3D में भी आप अपने क्षेत्र को देख सकते हैं। जैसे आपको ये दिखाया गया है कि ये जो है हिमालयी क्षेत्र हैं, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, आपको हिल दिख रही है और ये फ्लैट एरिया है। और इसका उपयोग करके, डीएम का उपयोग करके हम स्लोप मैप, ढलान मैप, एस्पेक्ट मैप, ड्रेनेज मैप, वाटर सेट डिलिनिएशन, सब वाटर सेट मैप बना सकते हैं और बहुत सारी टेरेन के बारे में सूचकांक भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब आपको ये मतलब कि चाहे कृषि के अध्ययन करना हो, चाहे जंगल वनस्पति का अध्ययन करना हो, लेकिन किसी वहाँ की टोपोग्राफी क्या है वो उसको कंट्रोल करती है। तो टोपोग्राफी की इन्फॉर्मेशन हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल से प्राप्त कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि वाटर सेट में इसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल का बहुत उपयोग होता है। और आज आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है IWMP इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट के रूप में, जिसको हम आजकल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कहते हैं, के रूप में गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपका जो है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। सभी राज्यों में चल रहा है और इन राज्यों में हम वाटर सेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उस वाटर सेट का हम ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, कि मृदा और जल का संचरण कर सके और उसका जो है समुचित उपयोग कर सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने संसाधनों का दोहन और उसका संरक्षण कर सकें और पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी संतुलन को हम बहाल कर सकें और उन क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को इम्प्रूव कर सके और ताकि लोगों की जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, फॉरेस्ट का बायोमास बढ़े, तो जिससे कि वहाँ के लोगों को इनकम बढ़े और इसके साथ साथ मृदा का जो क्षरण हो रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी रुक जाए ताकि उसकी जो उर्वरता है, मृदा की उर्वरता बनी रहे। वाटर सेट का जो है हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम भूमि उपयोग प्लान भी बना सकते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि भूमि उपयोग मैप बनाइए, ढलान मैप, स्लोप मैप बनाइए, मृदा मैप बना सकते हैं और उनको और ये जल भू आकृति जियोमॉर्फोलॉजी मैप बनाया गया है और इन सब मैप को इंटीग्रेट करके हम GIS के द्वारा कार्य योजना बना सकते हैं और ये कार्य योजना को हम जो है ग्रामीण स्तर पर, खेत के स्तर पर हम इम्प्लीमेंट करके अपने संसाधन का, मृदा संसाधन का और एग्रीकल्चर रिसोर्स डेवलपमेंट का विकास कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज सभी लोग जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी जागरूक हैं, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो है जो कार्बन है वो इस समय एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है। CO2 का लेवल इस समय एटमॉस्फेयर में 415 ppm है, जबकि हमारा 1800 के समय यह 280 ppm होता था। तो हम करीब दुगना ppm बढ़ गया CO2 का, इसलिए इतना टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये टेम्परेचर की वजह से हमारे तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है। ये अनुमान है कि 2030 तक 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जबकि वर्तमान में ये टेम्परेचर जो 1800 के सन की तुलना में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। अभी केवल 1.1 डिग्री बढ़ा है और इतनी प्रॉब्लम आ रही है और 2030 तक 1.5 बढ़ जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम आ गई, आप ये समझ सकते हैं। और अगर हम देखें कि ये कार्बन कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 760 पेटाग्राम कार्बन है, जबकि हमारे वेजिटेशन में 560 पेटाग्राम है। लेकिन हमारे मृदा में, सॉइल में ये करीब 2500 पेटाग्राम कार्बन स्टोर्ड है। तो आप ये देखिए कि हमारे सॉइल में वनस्पति और वायुमंडल की तुलना में 5 गुना, 4 से 5 गुना कार्बन स्टोर्ड है। अगर आपकी लैंड डिग्रेड होती है तो हमारा कार्बन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और अगर ये डिग्रेड होने से अगर मृदा की कार्बन रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में तो आपके ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। आपको ये दो चित्र दिखाए गए, देखिए काली सॉइल है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है और यहाँ देखिए आपको ऑर्गेनिक मैटर कम है। दैट्स वाई सॉइल जो है आपको वो काली नहीं दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की नहीं दिख रही है। दूसरा, हम जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमने एक मैप भी बनाया है कि भारत में मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक कार्बन की क्या स्थिति है। तो हमने देखा कि भारत में जैविक कार्बन
22.72 पेटाग्राम कार्बन है, और इनऑर्गेनिक कार्बन, अकार्बनिक जो है कार्बन जो है वो 12 है, और कुल मृदा में जो कार्बन हमारे देश में है वो 35.55 पेटाग्राम का स्टॉक है। और ये हमने एक मैप बनाया है कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन का डेंसिटी किस तरह से है, जो कि हमने किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये आकलन करके बनाया था 2016 में। तो आप देख सकते हैं ये मैप पब्लिश किया गया, और इससे हम आप देखिए कि इस क्षेत्र में जो हमारे डेजर्ट एरिया है, ये जो राजस्थान, गुजरात, वहाँ पर बहुत कम का ऑर्गेनिक कार्बन है, लेकिन ईस्टर्न स्टेट में जहाँ वेजिटेशन बहुत अच्छा है वहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैप हमें अपनी डेंसिटी, टोटल कार्बन बताता है, और हम फ्यूचर में किस तरह से काम करें कि कार्बन को हम बढ़ा सकें। दूसरी, अगर आप देखें कि फॉरेस्ट के बारे में भी हमें बहुत सारा अध्ययन करने की आवश्यकता है, और हम कर रहे हैं कि हमें पहले जानना होता है कि किस तरह का फॉरेस्ट है, वन का प्रकार, और उस वन की डेंसिटी कितनी है, मतलब कि वो अच्छा कितना डेंस फॉरेस्ट है। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारे संसाधनों को टिकाऊ लाने के लिए, जैव विविधता के लिए और संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो हम लोग जो है फॉरेस्ट टाइप मैप एंड डेंसिटी मैप बनाते हैं। आप इसमें देखिए साल, टीक और मिक्स फॉरेस्ट, 3 तरह के फॉरेस्ट की डेंसिटी के आधार पर मैपिंग की गई है। जो आपको ये दिख रहा है, ये कलर डार्क जो ग्रीन है, ये साल वेरी डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन इसी के साथ ये जो आपको दिख रहा है लाइट कलर में, ग्रीन लाइट में, ये है साल मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मैप भी आप रिमोट सेंसिंग से अच्छी तरह से बना सकते हैं। दूसरा है वन आवरण की निगरानी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे वन का लगातार जो है वन के क्षेत्रफल में कमी आ रही है या बढ़ रहा है या घट रहा है, किस एरिया में वन की कंडीशंस में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ये एक स्टडी की गई क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और इसमें आपको दिखाया गया है कि 1975 में आप देखिए तो हमारे एक एरिया में देखिए जो रेड कलर ब्राउनिश रेड दिख रहा है, ये हमारा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन जब हमने 75 के बाद 1990 का डेटा लिया तो आप देखिए इसमें ये पूरा एरिया से फॉरेस्ट कट गया और यहाँ पर एग्रीकल्चर होने लगा। तो इतना 90 में इतना फॉरेस्ट कट गया। फिर हमने 2000 में पिक्चर ली तो और भी ये एरिया श्रिंक हो गया। आप देखिए यहाँ से एरिया और कम हो गया, और यहाँ जो इतना डेंस था वो डेंसिटी भी यहाँ पर आपको लाइट रेड दिख रही है, तो डेंसिटी भी कम हो गई। और जब हमने 2009 में लिया फिर स्थिति यहाँ पर एरिया तो ऑलमोस्ट उतना रुका हुआ है क्योंकि अब नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी फ्रिंजेस में आप देखेंगे कि जो किनारे किनारे एरिया है फॉरेस्ट की डेंसिटी कम होती जा रही है। तो ये आसाम में किया गया एक अध्ययन है, और इसमें हमने देखा कि 1924 से लेकर 2009 तक में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लगभग कट गया। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट की कटिंग होगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और हमारे जो है इकोसिस्टम को और पर्यावरण तंत्र को और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेंगे। तो इसको रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम वन आवरण की मॉनिटरिंग की जा सकती है। वन भूमि के ऊपर बायोमास, कितना बायोमास है ये भी हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। बायोमास का मतलब होता है कि कितना वेजिटेटिव ग्रोथ और कितना उसका वेट कितना है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी कभी तो फॉरेस्ट तो एरिया है लेकिन फॉरेस्ट एरिया में उसमें पेड़ नहीं है या उसका बायोमास कम हो गया है, उसका कंडीशन ख़राब हो गई है, तो हम ये दिखाया गया है कि सेंटिनल डेटा, रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके हम बायोमास की भी गणना कर सकते हैं। इवन फॉरेस्ट की हाइट की भी गणना कर सकते हैं कि किस हाइट के फॉरेस्ट है, कितना टोटल बायोमास है। ये एक इम्पॉर्टेंट उपयोग रिमोट सेंसिंग डेटा का है। तो अंत में मैं आपको कहूँगा कि हमारे भोजन के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारे स्वच्छ हवा के लिए, और मैं कहता हूँ कि हमारे अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन जरूरी है। हम चाहे वो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इन दोनों की आवश्यकता है और उन दोनों का उचित प्रबंधन करें। प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? अगर हमें उनके बारे में समुचित जानकारी हो, उनकी क्षमताओं का हम आकलन कर सकें और उसके हिसाब से हम जो है वहाँ पर
जो है कार्यक्रम बना सकें, पॉलिसी बना सकें और उसका समुचित उपयोग कर सकें। मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर दिखाई है आपको कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट आपको दिख रहा है और हमें फूड भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है और पानी भी। लेकिन अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे, सही उपयोग नहीं करेंगे, तो ये एरिया आपको डेजर्ट एरिया में विकसित हो जाएगा। और ये देखिए कि फॉरेस्ट सब ख़त्म हो गया, नो ट्रीज़ आर देयर, सॉइल पे कोई वेजिटेशन नहीं है, आपको ग्रेवल्स दिख रहे हैं और पूरी लैंड डेजर्ट हो गया। ना हमको फूड मिलेगा, ना पानी मिलेगा और ना तो हवा मिलेगी, और इस तरह से हमारा अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का इस सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ।